एक मिनट में फटाफट पैसे ट्रांसफर, ना कतार में खड़े होने की मार, ना ही वक्त की कोई पाबंदी। आज पैसे लेन देन के लिए ई वॉलेट सबसे सरल और आसान उपाय बनकर उभरे हैं, लेकिन इसके साथ जोखिम भी कम नहीं है। डेटा चोरी का डर है तो मोबाइल गुम हो जाने के बाद बैलेंस ट्रांसफर का खतरा भी है। और पेटीएम जैसी ई वॉलेट दिग्गज कंपनियां भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा का हवाला देकर ही एसबीआई ने ई वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब कैशलेस होने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो ई वॉलेट सहूलियत का सबसे बड़ा उपाय था, लेकिन अगर इसमें इतने खतरे हैं तो क्या करें और इनसे कैसे बचें, इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय, मोबीक्विक की को फाउंडर उपासना टकू, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राहुल त्यागी और कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। तो सबसे पहले यहां पर मैं राहुल आपके पास आता हूं। एसबीआई ने आज एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने रोक लगा दी सभी प्रकार के पेटीएम वॉलेट्स में मनी ट्रांसफर की। हालांकि ये जो रोक है ये सिर्फ ऑनलाइन, मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट है जो आप करेंगे एसबीआई की साइट से अपने अकाउंट में, उस पर आप क्रेडिट कार्ड से या एसबीआई के डेबिट कार्ड से चाहें तो पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों एसबीआई को इतना बड़ा खतरा लग रहा है? देखिए, एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुझे ये इतना बड़ा खतरा लगता नहीं है, बिकॉज अगर ये खतरा होता तो ऑलमोस्ट सारे बैंक ही इस चीज को लागू करते। तो आप देखिए ये चीज की जो डिजिटल पेमेंट है आज की डेट में इंडिया में अभी जिस तरीके से बूस्ट हुई है, और अगर आप पिछले एक हफ्ते के आंकड़े देखें, इट्स ए वेरी वेरी मेजोरिटी ऑफ द क्राउड्स आर नाउ ट्रांसफरिंग देमसेल्फ टू द कैशलेस इकोनॉमी। बाकी वजह मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं, अगर मेरे से ज्यादा शायद एक आम आदमी को कम पता होगा सिक्योरिटी के बारे में। आप ये सोच लीजिए कि मैं 8 तारीख से शायद ही कैश कैरी कर रहा हूं और मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, बट इतना भी नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा आता है इसलिए मैं हैक नहीं हो पा रहा, यहाँ अलग चीज है। थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। मे बी एसबीआई ये सोचते होंगे कि दैट कंज्यूमर इतना अवेयर नहीं है तो उनको टाइम लेना चाहिए इस चीज के लिए, जब तक वो कस्टमर दे विल कम टू नो कि हाँ टेक्नोलॉजी किस तरीके से वॉलेट यूज होते हैं, उनके अवेयरनेस बढ़ती है, बाद में वो चीज इसको लागू करेंगे। आज नहीं तो कल उनको करनी पड़ेगी, बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर बैंक वो काफी पीछे रह जाएंगे मेरे हिसाब से अगर वो इस चीज को अडॉप्ट जल्दी नहीं करते। हम ई वॉलेट से ही कंपनियों से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है। उपासना टाकू, आपको क्या लगता है एसबीआई ने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया? देश का सबसे बड़ा बैंक है, लाखों कंज्यूमर के खाते उनके पास हैं। अब किसी के पास मोबीक्विक हो सकता है, किसी के पास पेटीएम हो सकता है, किसी के पास फ्री चार्ज हो सकता है, लेकिन अगर वो उसमें पैसे ट्रांसफर ना कर पाए ऑनलाइन तो दिक्कत तो बहुत होगी। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि यूजर्स ट्रांजैक्ट कर पा रहे हैं। आज के दिन में भी पता नहीं कितने लाखों यूजर्स ने एसबीआई के डेबिट कार्ड से मोबीक्विक। हाँ जी, वो बात हमने पहले की कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से तो उन्होंने खुला रखा है, लेकिन उन्होंने जो थे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। लेकिन आप मेरे को बोलने दीजिए ना। देखिए, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग में डिफरेंस है कि डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग दोनों आपके बैंक के खाते से ही जुड़े हुए हैं, बट नेट बैंकिंग में आप एक यूजर आईडी या कस्ट आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके पेमेंट कर लेते हैं। डेबिट कार्ड में आप कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी ये सब डालने के बाद आपको वन टाइम पासवर्ड भी भरना पड़ता है, जो सिर्फ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आता है। तो होता यह है कि नेट बैंकिंग के द्वारा अगर किसी यूजर की फिशिंग द्वारा या स्कैमिंग द्वारा डिटेल्स मिल जाएं कुछ फ्रॉडस्टर्स को, तो फ्रॉड ज्यादा होता है। और जैसा कि कई रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा, कुछ एक वॉलेट कंपनीज में बहुत ही ज्यादा फ्रॉड हुआ है रिसेंट के दिनों में, जिसकी वजह से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है। क्योंकि डेबिट कार्ड में सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, इसलिए यूजर सिक्योरिटी वहां पे ज्यादा होती है, फ्रॉड वहां कम होता है, इसीलिए वो माध्यम से लोग ई वॉलेट में पैसे डाल के उसको यूज कर पा रहे हैं। राइट। तो यहाँ पर अमित मुझे ये बताएं कि जब ये कह रही है कि वाकई एक सही वैलिड पॉइंट है कि डबल ऑथेंटिफिकेशन फैक्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम तो ये देखते हैं कि कई सारे ई वॉलेट्स में ही आज की तारीख में डबल ऑथेंटिफिकेशन फैक्टर नहीं है। तो ऐसा अगर जब देखें तो ई वॉलेट खुद में भी थोड़े कमजोर नजर नहीं आते हैं? देखिए, सारी ई वॉलेट कंपनीज या कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कंपनीज जो हैं, उन्हें समय समय पे अपने सिक्योरिटी फीचर्स को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। उन्हें हैकर्स से एक कदम हमेशा आगे चलने का प्रयास करता रहना पड़ेगा। एसबीआई ने आज जो कदम उठाया है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो जब नया वर्जन लॉन्च करेंगे तो अपने सिक्योरिटी फीचर्स को एनहांस करके लॉन्च करेंगे। वैसे भी जहां तक मेरी जानकारी थी, पहले जो एसबीआई बडी था उनका पेमेंट वॉलेट, उसमें एक मोबाइल पिन था
जिसको डालने के बाद ही आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार के जो आप उसमें नए सिक्योरिटी फीचर्स इनबिल्ड कर सकते हैं, OTP आप उसमें बिल्ट इन कर सकते हैं। तो आज हम जिस जगह खड़े हुए हैं वहां पे एक तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शंस में एक नए सिरे से इनोवेशन हो रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सडनली इतनी इंक्रीज हो गई है और अवेयरनेस इतनी इंक्रीज हो गई है। तो ये जो आज का कदम है या आने वाले दिनों में जो कदम लिए जाएंगे काफी सारी पेमेंट वॉलेट कंपनियों के माध्यम से, इसको मद्देनजर रखते हुए लिया जाएगा और हमें आगे कैसे बढ़ना है उसकी हमेशा चिंता करते हैं। एक बात ये भी आ रही है कि ये एक तरीके की नोटबंदी कर दी है SBI ने, कि उन्होंने रोक दिया अपने कंज्यूमर्स को कि वो किसी और पेमेंट वॉलेट में ना पैसे डाल पाए। हालांकि हम इसके साथ ये बात लगातार कह रहे हैं कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो भी SBI का, उसके थ्रू डाल सकते हैं। उपासना भी अभी अपना तर्क रखा कि क्यों ऐसा है, वहां पर थोड़ा सिक्योरिटी का फैक्टर बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी SBI ने कदम तो उठाया। तो क्या वो अपने वॉलेट को थोड़ा प्रमोशन वाली बात है या एक तरीके की नोटबंदी कह ले, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स रुक जाएंगे ऐसा होने से? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, आज आप अगर एक पेमेंट वॉलेट पे हैं तो उसी पेमेंट वॉलेट में पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल एक्सचेंज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आने वाले दिनों में जब पेमेंट वॉलेट्स को बैंकिंग लाइसेंस या पेमेंट बैंक लाइसेंस जो मिलने लग गए हैं, उसके आने के बाद एक पेमेंट वॉलेट से दूसरे पेमेंट वॉलेट पेमेंट करना आसान हो जाएगा। ऐसे सूरत हाल में कोई भी बैंक या कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने वॉलेट को एक्सक्लूसिव नहीं रख सकता है, क्योंकि जितना फ्री होगा मार्केट उतना ज्यादा ही वो एक्सपैंड करेगा। और SBI और जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनका तो कंज्यूमर बेस ही इतना बड़ा है कि अगर वो अपने आपको बिल्कुल संकुचित और बंद कर देंगे तो वो इस पूरे प्रकरण में पीछे रह जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बिजनेस डिसीजन है, ये शायद उनको अपने सिक्योरिटी फीचर्स अपने प्लेटफॉर्म को रिवैम्प करने की एक्सरसाइज है, और जल्द ही वो नए अवतार में आएंगे और जो बढ़ती लोकप्रियता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस की उसका पूरा फायदा उठाएंगे। राइट, बिजॉन मिश्रा साहब की राय। जी उपासना बोलिए। देखिए, मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि एक्चुअली इसमें SBI के सिक्योरिटी फीचर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आधी वॉलेट पे पहले भी ऐसे बहुत मैसिव फ्रॉड हुए थे, और जिसके चक्कर में SBI ने ये, आजकल आप न्यूज वाले ज्यादा कवर कर रहे हैं नोटबंदी के चक्कर में, बट ये 6 महीने पहले भी हो चुका है। एक मैसिव फ्रॉड हुआ एक हमारे कंपीटिंग वॉलेट के प्लेटफॉर्म पे, और उसके चक्कर में SBI ने उनका ही नहीं सारे वॉलेट्स पे SBI की लोडिंग बंद कर दी, बिकॉज उनके यूजर्स को इतना एक्सपोजर हो गया उस प्लेटफॉर्म पे, पैसे उनके मिसयूज हो गए इस वजह से। तो मुझे नहीं लगता है कि SBI बड़ी प्रमोट करने की वजह से SBI ने ये किया है, बट एक्चुअली कुछ फ्रॉड हुए हैं। नहीं, बिल्कुल। आप उपासना उनका नाम नहीं ले रही है, मैं उनका नाम ले लेता हूं। ये घटना पेटीएम की है और पेटीएम ने खुद इसकी शिकायत आगे होके की थी। 6 लाख रुपए टोटल फ्रॉड की ये घटना थी। उनके कई सारे कंज्यूमर्स इसमें आए थे, CBI जांच की मांग की थी। यहां पर राहुल हमें ये बताइए कि जब एक पेटीएम जैसी कंपनी भी जिसके साथ ऐसा हो सकता है सुरक्षित नहीं है, तो कुल मिला के, और ये तो सवाल हम पहले से भी उठा रहे हैं कि जो इस वक्त हमारे देश में जिस तरीके से डिजिटल को हमने बढ़ावा दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये जितने भी डिजिटल वॉलेट्स चल रहे हैं ये पूरी तरह सुरक्षित है? सुरक्षा का सवाल तो अपनी जगह है, SBI का कदम अपना है, लेकिन ये सवाल तो पहले दिन से है। देखिए, सबसे पहले हमें ये एकदम क्लियर शब्दों में समझना पड़ेगा कि देयर इज नथिंग 100% सिक्योर। आप अगर हम मोबाइल वॉलेट की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूं आपके पर्स में फॉर एग्जांपल बैग में 10,000 रुपए आप सड़क पे जा रहे हैं, तो क्या 100% गारंटी है कि कोई छीन के नहीं लेके जाएगा आपसे? पहली बात। दूसरी, अगर हम स्टेप वेरिफिकेशन की बात कर रहे थे, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, देखिए जब भी मैं आपके शो पे आया तो मैं यही चीज बार बार बोलता हूं कस्टमर को, आप अगर टेक्नोलॉजिकल एरर को देखें सभी मोबाइल कंपनीज के अंदर, जो उसके अंदर फ्रॉड होते हैं, उसका जो इकोनॉमी को लॉस है और कस्टमर को लॉस है, वो जो कि यूजर की गलती की वजह से जो फ्रॉड शिकार हो रहा है वो बहुत ही कम है इस तरीके देखा जाए तो अगर टेक्नोलॉजी को दोष हम ना दें इस चक्कर में, बिकॉज टेक्नोलॉजी आज हम 2016 में बैठे हैं, आप पिछले 5 साल में जिस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म हुए हैं टेक्नोलॉजी को, ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, तो इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तीसरी चीज इसके अंदर
आज आप मोबाइल वॉलेट यूज करते हैं कस्टमर, और जो कस्टमर सुन रहे हैं तो इट इज अ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड। आज आपके अगर मोबाइल वॉलेट की जो आपकी लिमिट है, अगर आप उसको ज्यादा कर लेते हो और कोई बंदा अगर उसके अंदर 50,000 से 70,000 रुपए रखता है, नाउ दिस इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग ही विल डू। उसका रीजन ये है, अब मैं कैसे अकॉर्डिंग करता हूं, आई एम अ हैकर और आई एम अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मैं भी कैसे करता हूं, मेरे को अगर कोई ट्रांजेक्शन करनी है 300 रुपए की, उस टाइम पे मैं अपने मोबाइल में पैसा रखता ही नहीं। पहली बात, मुझे ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ी, मैंने उसी टाइम पे अपनी नेट बैंकिंग में जाके। आप जो बातें कह रहे हैं वो अवेयरनेस के लेवल पे तो अच्छी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिक्योरिटी फीचर टाइट न किया। बिजॉन मिश्रा साहब, बीइंग ए कंज्यूमर, बीइंग अ मोबाइल वॉलेट यूजर, आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपको लगता है कि मोबाइल वॉलेट अभी उतने सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट दैट इज वाई हम लोगों को तो कोई विकल्प नहीं दिया गया। अचानक नोटबंदी आ गया, लोगों को यूज करना पड़ गया, कई मतलब रिस्ट्रिक्शंस आ गए कि हमको यूज करना ही है, तो हम यूज करने लगे हैं। बट हमारा कहने का मतलब यह है कि हमको सुरक्षित महसूस होना होगा कन्वीनियंस के अलावा, और हमारे पास एक ऐसा विकल्प भी आनी चाहिए कि कल यदि हमारे ऊपर फ्रॉड हो जाए तो हमारा रिस्क इज कवर्ड और हमारा कवरेज भी हो जाए, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज इसको कवर करें और जो फाइनेंशियल प्रोवाइडर है वो भी प्रोटेक्ट करे कंज्यूमर को, ताकि कभी भी कंज्यूमर ये फील नहीं करे कि हम नॉट प्रोटेक्टेड। हमारे सारे रिस्क कवर होनी चाहिए, हमारी कन्वीनियंस कवर होनी चाहिए, हमारे मतलब एजुकेशन अवेयरनेस सारा देना चाहिए। और जो एसबीआई ने कदम लिया, हम सोचते हैं कि अच्छे कदम है। उनको भी एज अ प्रोवाइडर दे मस्ट चेक एवरीथिंग, सब कुछ चेक करने के बाद फिर उसको कमर्शियल रूप देनी चाहिए, फिर उसको पब्लिक तक लाना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि आज कंज्यूमर के सामने बहुत रिस्ट्रिक्टिव विकल्प है जी। और कभी कभी लोगों को ये लेना पड़ रहा है सेवा, क्योंकि उनके पास कोई और सेवा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको और आप बहुत वैलिड पॉइंट हो जा रही है, उठा रहे हैं कि कोई किसी तरह का कोई इंश्योरेंस कवर भी नहीं मिल रहा। अगर कल को कुछ हो जाए तो मोबाइल वॉलेट्स कितने तैयार हैं, उनके कंज्यूमर को कितना नुकसान होगा, उनको खुद को कितना नुकसान होगा। ये एक अच्छा पॉइंट आपने उठाया, इस पे आगे चर्चा बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं कि ई वॉलेट कितने सुरक्षित हैं। ये सवाल तब उठ रहा है जब एसबीआई ने अपने ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से ई वॉलेट्स को फंड ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी। उन्हें लगता है कि अभी ये पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। चर्चा इस पर जारी है। और ब्रेक से पहले बिजॉन मिश्रा साहब ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि हमारे देश में जितने भी पेमेंट वॉलेट है, ई वॉलेट है, वो बीमे के दायरे में नहीं आते। यहां पर अमित जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर हम थोड़ा विदेशों का उदाहरण लें और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब से नोटबंदी हुई है, जितना भी लेन देन हुआ है पैसों का, करीब 70% से ज्यादा ई वॉलेट के जरिए हो रहा है, क्योंकि लोग इसका काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में अभी इनके बीमे का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन इनके रास्ते जा रहा है। अगर विदेश का उदाहरण लें तो वहां पर पहले इनको बीमा कराना पड़ता है, उसके बाद लाइसेंस मिलता है। आपको लगता है कि ये कमी है? देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये जो धारणा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि 8 नवंबर के बाद, नोटबंदी के बाद ही हमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूज करने पड़े, ये सरासर गलत है। नहीं, देखिए उसको उस विषय में मत ले जाइए। उस विषय में मेरा कहने का मतलब भी वैसा नहीं था, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि ट्रांजैक्शन हजारों गुना बढ़ गए हैं, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। और ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हुई है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। 300% से लेकर 1500% तक ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ है, ये सत्य है। जहां तक पेमेंट वॉलेट्स की बात है, मैंने जैसे पहले भी कहा, जब भी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आता है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, उसके इर्द गिर्द जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो सब्सिक्वेंटली ही इवॉल्व करता है। चाहे हम ये उबर या ओला टैक्सीज का उदाहरण ले लें, उन्होंने ये ऐप बनाई जिसके माध्यम से यही मेरा कैच पॉइंट था कि जितनी तेजी से, आपने खुद ने कहा 325% से ज्यादा, तो अब जितनी तेजी से ये बढ़ा, सर्कमस्टांसेस जो भी हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से फिर उसकी सुरक्षा का प्रबंध करना भी बनता है। बिल्कुल। तो आप मेरी बात खत्म होने देंगे तो मैं आपका पूरा जवाब दे सकूंगा। आज की तारीख में 10 पेमेंट बैंक्स ऐसे हैं जिनको आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया गया है।
जब आरबीआई द्वारा किसी भी पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया जाता है तो उस पे जितने भी रेगुलेशंस हैं जो बैंकिंग सेक्टर पे लागू होते हैं, जिसमें इंश्योरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो सारे उस पे अप्लाई होते हैं। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जैसे ये जो पेमेंट बैंक हैं, जो पेमेंट वॉलेट्स हैं, जिनको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है, वो आरबीआई के सिक्योरिटी नॉर्म्स को उनको फुलफिल करना पड़ेगा। उसमें इंश्योरेंस है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, आपको कोर्ट्स में रिकॉर्ड्स रहेगा अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है या कोई फ्रॉड होता है, तो इस तरह की तमाम चीजें उसमें शामिल। लेकिन बिजॉन मिश्रा यहाँ पे कुछ इशारा कर रहे हैं कि वो आपकी बात से सहमत नहीं दिख रहे। बिजॉन, बिकॉज इसी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कहता है कि कोई भी ट्रेड कमर्शियल होने के पहले उनका सारे सुरक्षा के विकल्प पहले इंप्लीमेंट करना पड़ता है। यूसी हम लोगों के देश में ये उल्टा है कि आप लाइसेंस दे देते हो, उसके बाद उनके ऊपर आप मतलब दबाव डालते हो कि आपको ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। लेकिन रेगुलेटर अनफॉर्चुनेटली आरबीआई ने लाइसेंस देने के पहले उनको बाध्य करना चाहिए कि आपको ये सारे कदम लेना चाहिए, सुरक्षा को देखते हुए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देखते हुए, कंज्यूमर कंप्लेंट का रिड्रेसल को देखते हुए आपको सारे मैकेनिज्म को सही ढंग से सामने लाना चाहिए। वैलिड पॉइंट, उसके बाद ही जी वैलिड पॉइंट। उपासना की भी राय ले लेते हैं। उपासना, आप क्या कहेंगे? जो खुद मोबाइल वॉलेट कंपनी, वो क्या कहती है? उपासना, देखिए, पहली बात यह है कि कोई मोबाइल वॉलेट हो या बैंक हो, सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस है। और हमारा फर्स्ट जो प्रॉमिस होता है सारे यूजर्स को इस कि आपके पैसे सिक्योर हैं। नहीं, आप इंश्योरेंस पे क्या कहेंगे? इंश्योरेंस वाला पॉइंट है। देखिए, नहीं तो मैं आपको यही बात बोल रही हूँ ना, इंश्योरेंस मतलब आप तो यही चाहते हैं ना कि अगर आपके पैसे किसी तरीके से मिसयूज हो गए तो आपका जिस भी मोबाइल वॉलेट में आपके पैसे दे वो आपको उसके लिए प्रोटेक्शन दे। बट दैट इज ऑलरेडी नॉट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो अगर नो, बट ये एक्चुअली हो नहीं रहा है। व्हाट डू यू मीन? ऐसा नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा, बिकॉज ये बहुत लंबा एक रिड्रेसल मैकेनिज्म में चले जा रहे हैं। लोगों को तुरंत रिफंड, तुरंत उनको रिएम्बर्समेंट नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर मनी बीइंग फ्रॉडेड एंड टेकन आउट। वो नहीं हो रहा है, उनको कोर्ट केसेस करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए उपासना जी, सवाल ये नहीं है कि आप लोगों के पैसे लौटा रही हैं कि नहीं। अच्छी बात है अगर कंपनियां लोगों के पैसे लौटा रही है। बिजॉन जी का भी पॉइंट सही है कि बहुत लंबा वक्त लग रहा है, लेकिन अगर कोई नॉर्म है, अगर इंश्योरेंस है, तो उसके होने में क्या खराबी है? आगे होगा, अच्छी बात है, आगे हो जाएगा, लेकिन इस नॉर्म्स पे तो कोई एतराज नहीं कर सकता। नहीं, नॉर्म में कोई इतराज नहीं है, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपका डेबिट कार्ड भी मिसयूज होता है तो उस पे वीजा, मास्टर कार्ड और बैंक के जो प्रोसेस है वो तो फॉलो होंगे ही ना। ऐसा थोड़ी है कि आप कॉल करेंगे कि मेरा कार्ड चोरी हो गया है और 1 लाख मेरे अकाउंट से गया और इमीडिएटली आपके अकाउंट में नहीं। अब इसके लिए नॉर्म्स आ चुके हैं। अब इसके लिए मैं आपको शायद जानकारी होगी यहाँ पर कि इसके लिए नॉर्म्स बन चुके हैं। अलग अलग प्राइस जो आपकी रकम है उसकी कैटेगरी में बैंक को उतना तुरंत 24 घंटे से 36 दिन तक का वक्त है, रकम के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से तुरंत रिएक्ट करना होगा। और वैसे ही नॉर्म्स हम चाहते हैं वॉलेट्स पे भी हो। फिलहाल लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ई वॉलेट कितने सुरक्षित हैं। बात उठी है एसबीआई की वजह से, क्योंकि उसने अपने ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से पैसे ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। जहां तक बात है ई वॉलेट्स की, तो इसी बहाने बात हो रही है ई वॉलेट की सुरक्षा पर। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर अमित, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस और ये है कि सभी जितने भी ई वॉलेट कंपनी होती है उन्हें अपनी एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम रखनी चाहिए। जितना मुझे पता है, और उपासना भी शायद इसमें हाँ करेंगे, उपासना सिर्फ मोबीक्विक के अलावा और किसी कंपनी के पास कोई फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है। देखिए सर, रिक्वायरमेंट तो सभी के लिए है। अब कितने लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है ये मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई थिंक बैंक्स एज वेल एज ऑल पेमेंट कंपनीज को ऑपरेट इसी तरीके से करना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है इट इज नॉट लाइक अ रेगुलर ई कॉमर्स वेबसाइट कि आप जूते बेच रहे हैं या किराने की चीजें या मूवी टिकट्स बेच रहे हैं। आप लोगों का पैसा संभाल रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी फीचर्स और टेक्नोलॉजी की तरफ से यूजर अवेयरनेस स्ट्रांग रखना इस मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो बिल्कुल उस बात से, आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। लेकिन अमित मालवी, जो मैंने कहा कि ये भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि एक अपनी टीम रखनी चाहिए, लेकिन सभी पेमेंट वॉलेट कंपनियों के पास इस समय इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
बिल्कुल होना चाहिए। इतना ही नहीं, एक कॉल सेंटर होना चाहिए। अगर लोगों की ट्रांजैक्शंस को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए ऑनलाइन मीडियम्स होने चाहिए, चैट के माध्यम से इंटरेक्शन होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए, उसके पीछे एक एनालिटिक्स की टीम होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये सारी तो क्या सर ये होंगी, क्या जल्द हम इन्हें होता हुआ देखेंगे? जरूर होंगी, बिल्कुल होंगी। नहीं तो इन पेमेंट वॉलेट बैंक्स की जो विश्वसनीयता है उस पे सवाल खड़े होने लगेंगे तो ये तो बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। और पर क्या सरकार इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन तुरंत आगे उसे करेगी? जी जरूर भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पेमेंट बैंक्स को रेगुलेट कर रही है वो एक स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन सारी चीजों का ध्यान रखेगी। जिस तरह से हमारा बैंकिंग सिस्टम है दुनिया बिजॉन मिश्रा, क्योंकि समय कम बच गया, कुछ कहना चाह रहे हैं? गॉट योर पॉइंट सर। हमारा पेमेंट वॉलेट बैंक हम ये कहना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस जो है, एसओपी जो होते हैं या स्टैंडर्ड्स जो आरबीआई ने लगवाए हैं ये सारे वॉलेट कंपनीज पे, दे हैव टू बी फॉलोड। आप ये नहीं कह सकते हो कि हम कल करेंगे, और उनको एक पारदर्शिता लाना चाहिए। उनका वेबसाइट में सारी चीज होनी चाहिए। जैसे आपने कह रहे हो कि उनका फ्रॉड डिटेक्शन टीम नहीं है, और अभी चैनल में किसी ने कहा कि हमको नहीं मालूम उनका है कि नहीं है, उनका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये पारदर्शिता जब तक आप नहीं लाओगे, कैसे आप उम्मीद करते हो कि कंज्यूमर माइग्रेट करेगा, कंज्यूमर एक एटीट्यूड बनाएगा कि हमको ई वॉलेट पे जाना चाहिए? तो जल्द से जल्द होना चाहिए। गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। जल्द से जल्द देखिए, बहुत बड़ा पैसा सबका, भले एक लिमिट है उसके ऊपर, लेकिन अब जिस तरीके से देश के अंदर ई ट्रांजैक्शंस या डिजिटल पेमेंट्स या ई वॉलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जितना लोग उस पर भरोसा करके अब वो कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि उतनी ही जल्दी, उतनी ही तत्परता के साथ लोगों के पैसे की सुरक्षा के लिए जो भी नियम है वो बनाए जाए। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है वो किया जाए, ताकि आपका और हमारा पैसा सुरक्षित रहे। फिलहाल आज की इस चर्चा में आप सभी का भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।